हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। ये यूनिट टोटल 20 मार्क्स की है। आउट ऑफ 60 मार्क्स 20 मार्क्स का सिर्फ यही यूनिट है जावास्क्रिप्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हुई थी 1995 में, और डेवलप किसने किया था? ब्रैंडन आइक ने। और उसके बाद जो ये लैंग्वेज है ये रिलीज हुई थी 1996 में, और इनिशियली इसको लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था। जावास्क्रिप्ट तो बहुत बाद में इसका नाम आया है। जावा से पड़ा है जावास्क्रिप्ट। जावा एक लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है बेटा कि अगर आप मल्टीपल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कर सकते हो और उसमें कोई इशू नहीं आएगा, वो आउटपुट देगा वहां पे। तो वो क्या है? वो क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे एंड्रॉयड हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। फिर जावास्क्रिप्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्ट हम देख ही रहे हैं कि जब भी हमें वेब डिजाइन करना होता है, मतलब कि वेबसाइट डिजाइन करनी है, वहां पे स्क्रिप्टिंग में हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज का पहले ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्मॉल और लाइट वेट लैंग्वेज है कि इसको आप किसी भी जैसे HTML के साथ एम्बेड कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, तो फाइल आपकी इतनी हैवी नहीं बनेगी। इसके अलावा ये एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज की तरीके से यूजफुल नहीं है कि इसके आप अलग से ऐसे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। यूज इसका कब है? जब आप इसको किसी और लैंग्वेज के साथ यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज यही है कि इसको हम एम्बेड कर सकते हैं जैसे वेब ब्राउजर्स की एप्लीकेशंस में वहां पे, तो वो ये काफी यूजफुल है। और मेन चीज इसकी क्या रहती है? ये किसी भी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है। मेन जो आप पूरे चैप्टर का क्रक्स देखेंगे वो यही है। फिर इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं कि 1996 में इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं? ECMA एक एसोसिएशन थी। ECMA की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ECMA। तो ECMA को प्रेजेंट किया गया कि भाई इसको एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए कंसिडर करते हैं। और तब इसका नाम, इसको क्या बोलने लगे उस वर्जन को? ECMA स्क्रिप्ट। अभी हमने देखा था लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे इनिशियली। आज की डेट में इसका नाम क्या चल रहा है? जावास्क्रिप्ट। और एक टाइम पे इसका एक वर्जन था, स्टैंडर्डाइज वर्जन, वो ECMA ने अप्रूव किया था और उसको बोलते थे ECMA स्क्रिप्ट। जो अभी एडिशन चल रहा है वो ECMA स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड कौन सा है? 5.1। फिर हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस की कि जावास्क्रिप्ट को हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर? मल्टीमीडिया यानी एप्लीकेशंस डेवलप करने में। मल्टीमीडिया का मतलब जैसे इमेजेस पे हम मेनली फोकस करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो इमेज को रीसाइज करना है, चेंज करना है, शो करना है, हाइड करना है, तो ऐसा कुछ भी करना है तो वहां पे हम उन एप्लीकेशंस में जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। एंड अगेन होता क्या है, इससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। फिर सेकंड चीज है कि डायनामिकली पेजेस क्रिएट करने के लिए। डायनामिकली मतलब जो चीजें चेंज हो जाती हूँ विद टाइम। अदरवाइज उनको क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक डायनामिक यही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर है इंटरेक्ट विद द यूजर्स, कि उसमें भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं कि जैसे आप फॉर्म्स कुछ फिल करते हो या CBSE की साइट पर आप अपनी डिटेल्स कुछ एंटर करते हो, तो अगर मान लीजिए रोल नंबर आपने टाइप करा और रोल नंबर में ABCD लिख दिया तो वो एक एरर दिखा देगा कि जो रोल नंबर है इट शुड बी ओनली डिजिट्स। तो वो आप अपने यूजर इनपुट को क्या करवा रहे हो? वैलिडेट भी करवा रहे हो। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से पॉसिबल है। और ये सारा क्लाइंट साइड पे ही हो रहा है। क्लाइंट साइड मतलब जो मैं यूजर हूँ, जो मैंने अपना वेब ब्राउजर ओपन किया, मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम, वहां पे मैंने फॉर्म में कुछ भी एंटर किया और वहीं पे यूजर इनपुट जो है वो वैलिडेट हो जाएगा कि ये सही है या गलत। जैसे मोबाइल नंबर जो है, इट कैन नेवर बी एन अल्फाबेट,
तो उसमें हम सिर्फ डिजिट्स लेते हैं, तो वो वैलिडेशन जो है वो क्लाइंट की साइड पे, मतलब जहां ब्राउजर ओपन किया है जो मैं हूं, जैसे मैंने कुछ भी एंटर किया मेरे से एंड पे ही हो जाएगा, और मुझे सर्वर से उसको ओके करवाने की जरूरत नहीं है। सर्वर कौन, जो सीबीएसई की साइट हुई या कोई भी ऐसी साइट हुई। तो जावास्क्रिप्ट की इसी फीचर की वजह से, क्योंकि ये इंटरेक्टिव है, फॉर्म वैलिडेशन भी आप कर सकते हो, इसीलिए जब भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो मेरी जो वेबसाइट बनेगी वो थोड़ी फास्ट बनेगी कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि वो सर्वर को मुझे एक्सेस ही नहीं करना पड़ रहा यूजर इनपुट को वैलिडेट करने के लिए या चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट फीचर्स की हम बात करते हैं। ये अभी हमने देखी एप्लीकेशंस, अब फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ब्राउजर सपोर्ट, कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर का सपोर्ट है, इनबिल्ट सपोर्ट होता है, आपको कोई भी प्लगइन यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्राउजर जो है उसको सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को। फिर नेक्स्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे हम यूज कर सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर का ऐसा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था, क्लाइंट वो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा होगा, कुछ कुछ काम पड़ता है, और जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो क्लाइंट साइड पे होते हैं, कभी भी सर्वर साइड पे वेब ब्राउजर नहीं होते हैं। और अब जैसे इसमें एक टर्म आ रही है, उसकी बस आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीओएम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है वो हम बाद में सही से देखेंगे। फिर उसके बाद है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम फंक्शंस बना सकते हैं, कि और फंक्शन को बार बार कॉल करा जाता है। फंक्शन में मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, कुछ कोड लिख दिया, तो मुझे जब भी सेम काम करना है तो मुझे बार बार सेम चीज लिखनी नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगी कि सिर्फ उस फंक्शन की एक लाइन लिखूंगी, उस फंक्शन को कॉल कर लूंगी, तो वो काम मेरा हो जाता है इजीली। रीयूजेबिलिटी पर अच्छी हो जाती है, ये आप सेम कोड को बार बार यूज कर पा रहे हो। प्लस क्या रहता है कि आपकी अंडरस्टैंडेबल जो आपका कोड रहेगा वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहता है, कोई भी एरर आ रहा है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है। फिर नेक्स्ट चीज कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस को भी हैंडल करता है। ऑब्जेक्ट्स हुए, इनहेरिटेंस हुए, ये सारे फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के। हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में रही सी प्लस प्लस, जावा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मेनली। हम जावास्क्रिप्ट को, थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स भी नहीं बनते, उसको HTML के साथ टाइप करना पड़ता है, एम्बेड होना पड़ता है। तो बट मेन चीज यहाँ पे क्या है फीचर्स में, कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, मतलब ये किसी भी चीज का, एक एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाने देगा आपको, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मेथड्स होंगे, आपके काम को इजी करता है, और इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। फिर है आपके पास रन टाइम एनवायरनमेंट, कि रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जैसे कि हम वेब ब्राउजर में, तो बस ये आपको इसी तरीके से टर्म याद करनी है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक रन टाइम पर एनवायरनमेंट पे रिलाय करता है जैसे कि वेब ब्राउजर में, ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है उनको यूज करता है, और फिर क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यूजर, जो कि फॉर्म में कुछ भी जैसे इनपुट कर रहे होंगे वैल्यूज, तो वो आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है जो यूजर है सामने। फिर नेक्स्ट फीचर है वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशंस। वेंडर वेंडर कौन है इसका, कौन इसको मैनेज कर रहा है जावास्क्रिप्ट को आज की डेट में करेंटली? मॉजिला फाउंडेशन, मॉजिला कंपनी का आपने मॉजिला फायरफॉक्स सुना होगा। फायरफॉक्स क्या है? वो एक वेब ब्राउजर है। तो जावास्क्रिप्ट इज ऑफिशियली मैनेज्ड बाय मॉजिला फाउंडेशन, और टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स भी ऐड होते रहते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं थोड़ा सा। अब इसको ये ऑब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, कि पहली चीज है ऑब्जेक्ट टाइप, कि दो तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। या तो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के पैकेज में वो पहले ही बने बनाए आए हैं, जिनको हम प्री डिफाइंड बोल देते हैं या इनबिल्ट बोल देते हैं।
और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूजर डिफाइंड है। हो सकता है यूजर को कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हो, तो वो अपने हिसाब से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्री डिफाइंड जिसको हम इनबिल्ट भी बोल देते हैं, एंड सेकंड है यूजर डिफाइंड, मतलब कि कस्टमाइज्ड है वो एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। फिर जो ऑब्जेक्ट टाइप्स होते हैं उनके इंस्टेंसेस बनाए जाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टेंशिएशन। उसके इंस्टेंस बनाना, इट्स मोर लाइक जैसे आपने एक बेसिक टेम्पलेट बना दिया, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, और अब आपने उसको कुछ नाम देना शुरू कर दिया, या अब आपने उसको में कुछ पर्टिकुलर चीजें बतानी शुरू कर दी, तो वो उसके इंस्टेंसेस बन गए। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के आप मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हो। जैसे अगर स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है तो उसके इंस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं कि आपने स्टूडेंट का नेम बता दिया, कुछ उसकी पर्टिकुलरली कुछ क्लास हो गई, कि अब आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कुछ अलग तरीके से, तो वो उसके इंस्टेंसेस हैं। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मेथड्स होंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं कि उससे जुड़ी हुई कोई भी उसकी खास बात, जैसे किसी स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट का नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, तो क्लास हुई, ये सब क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। और उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज होती है, डेटा वैल्यूज, उनको एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। उससे हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर देते हैं, कुछ भी उसके बारे में कुछ चीजें हैं उसको रीड कर सकेंगे। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट का नाम जानना है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे नेम प्रॉपर्टी हो गई, तो नेम प्रॉपर्टी को मैं चेंज भी कर सकती हूँ, मतलब एडिट, और मैं साथ में उसको रीड करके उसका नाम भी जान सकती हूँ। तो नेम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट टाइप का, एक एग्जाम्पल था ये। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है मेथड। मेथड, फंक्शन, ये सेम सेम ही चीज है कि मेथड जो होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो उन प्रॉपर्टीज पे कुछ ऑपरेट करते हैं और वो कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करेंगे। कि जैसे हो सकता है कि मुझे स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, तो मैं वहां पे स्टूडेंट की एज का एक फंक्शन बना सकती हूँ, एक मेथड बना सकती हूँ, गेट एज। और गेट एज मुझे कैसे क्या करेगा वो मेथड, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो डेट ऑफ बर्थ और आज करंट डेट को, उसका उसको दोनों का डिफरेंस देख के वो मुझे एज प्रोवाइड कर रहा है उस स्टूडेंट की, तो वो एक मेथड हो गया, क्योंकि वो कुछ भी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कि जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं। जावास्क्रिप्ट को, जैसे एचटीएमएल के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है ना, नोटपैड जैसा या वर्डपैड, कुछ भी टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन के साथ, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट भी हम करते हैं। जावास्क्रिप्ट यूजुअली हम क्या करते हैं, एचटीएमएल के अंदर ही लिखते हैं। एचटीएमएल का पूरा कोड रहेगा, उसके अंदर ही हम स्क्रिप्ट टैग्स को यूज करके जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिख देते हैं। और ये सारा कुछ HTML कहाँ चलता है, क्लाइंट के ब्राउजर पे। देखो बेटा, ब्राउजर होता ही क्लाइंट के पास है, सर्वर के पास कोई ब्राउजर नहीं होता। तो क्लाइंट एंड पे जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, वहां पे ये जो पूरी आपकी फाइल रहेगी HTML वाली, उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा होता है, और उसको हम रन करते हैं और वो आपको ब्राउजर पे दिखा देता है उसका जो भी कोड रहेगा, जो भी आउटपुट रहेगा। एक चीज इसमें दी हुई है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट कोड इज टिपिकली एम्बेडेड इन द एचटीएमएल टू बी इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेट होती है ये, इसका मतलब कि आप जब भी देखो बेटा कोई कोड होता है ना, यूजुअली जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, उसको मशीन कोड समझ में आता है। तो अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में हम जाते हैं, इसके लिए बीच में एक यूटिलिटी चाहिए जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कोड को। अब उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, उस बेसिस पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं, कंपाइलर भी बोल सकते हैं, और असेंबलर भी बोल सकते हैं। हमें फोकस करना है यहाँ पे सिर्फ इंटरप्रेटर पे। तो इंटरप्रेट हो रही है, मतलब कि एक इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ये, जो कोड की लाइन बाय लाइन एरर फाइंड आउट करेगा। काम इसका क्या है, एरर बताना कि कोड में क्या गलती है। लेकिन कैसे करता है ये इंटरप्रेटर, ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। फर्स्ट लाइन चेक करी,
ये फिर वहीं पे रुक जाएगा, और जब तक आप उस एरर को करेक्ट नहीं करोगे ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, और इसीलिए ये थोड़ा स्लो भी है। अब इसमें आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए, उसमें इसको फर्क दिखता है। इसके लिए लोअर केस अपर केस दो अलग अलग चीजें हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स के एंड में क्या आता है? सेमीकोलन। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट टैग की। HTML में बहुत सारे टैग्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग की भी बात कर रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग क्या करेगा HTML में? वो बताएगा कि भाई अब जावास्क्रिप्ट का कोड आने वाला है, तो उसी तरीके से उसको डील करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाईलाइट किया हुआ है कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, और स्टेटमेंट होंगी जावास्क्रिप्ट की, और फिर मैंने स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा। अब इसमें पॉइंट्स जो है मेरे पास इंपॉर्टेंट, जैसे पहला कि, और ये वन लाइनर क्वेश्चन भी आया था, इनफैक्ट इससे पहले जावास्क्रिप्ट के फीचर्स पे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में कि राइट एनी 3 एप्लीकेशंस या राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से आया है। और अब नेक्स्ट जो वन लाइनर बनता है और 1 मार्क का क्वेश्चन फिलिप्स की फॉर्म में आया है, लास्ट ईयर ही आया थे, तो इसमें था कि वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द डैश कीवर्ड। तो कौन सा कीवर्ड होगा? var कीवर्ड, VAR, var। तो var x सेमीकोलन, मतलब कि x नाम का एक वेरिएबल है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। var y इक्वल्स टू 2, मतलब कि एक वेरिएबल नाम है y नाम का जिसमें वैल्यू क्या है? 2। अब बेटा वेरिएबल में जैसे मैथ्स में होता है एक्स वाई जेड के फाइंड एक्स फाइंड वाई, ये उसी तरीके से है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना आप, वेरिएबल का वैसे मतलब क्या है? वैरी प्लस एबल, वैरी करना, VARY मतलब चेंज होना, जो चेंज होने में केपेबल है उसको मैंने बोला वेरिएबल। कि अभी उसकी वैल्यू है 2, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू 7 हो जाए। और जो वेरिएबल होते हैं वो जैसे y इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में कहीं पर एक स्टोरेज होगी जहां पे ये 2 वैल्यू स्टोर हो रखी है। y नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है? उसको बस पॉइंट आउट कर रहा है कि मुझे उस 2 को रेफर करना है, उस 2 तक पहुंचना है, उसको यूज करना है, तो मैं उसको कैसे करूंगी रेफर? y लिखकर। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल के अलावा मैं एक चीज और नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे कमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। कमेंट्स के पहले क्या आ रहे हैं? 2 फॉरवर्ड स्लैश, जो ये आप देख रहे हो लिखा हुआ है डिफाइंस द वेरिएबल एक्स वाई, इस तरीके से। तो इनके शुरू में ये जो 2 स्लैश हैं ये कौन से हैं? फॉरवर्ड स्लैश है, आगे की तरफ जा रहे हैं ये। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश होते हैं इनसे स्टार्ट होने वाला कोई भी स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कमेंट कहलाता है। और अभी हमने जो यहाँ पढ़ा था ना कि इंटरप्रेट होती है लैंग्वेज, ऊपर पढ़ा था, तो जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करेगा? वो इन डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होने वाली लाइंस को, मतलब कि कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। वो उनको कुछ भी नहीं, उसमें ना तो एरर देगा, उनको चेक ही नहीं करेगा। तो अब बात ये आती है कि फिर कमेंट्स का फायदा क्या है? ये सिंगल लाइन कमेंट्स लिख के, तो कमेंट्स का फायदा ये है कि ये हिंट्स होते हैं, ये आपके कोड को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट्स की। जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा एक होता है प्री डिफाइंड और दूसरा क्या होता है? यूजर डिफाइंड। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कंसोल ऑब्जेक्ट बोला है, जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है बेटा, कंसोल ऑब्जेक्ट आप देखोगे, डॉट लगाओगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी या मेथड को आप एक्सेस कर पाते हो। तो यहाँ पे ये कंसोल ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया, लॉग लिखा। लॉग जो है वो इसका फंक्शन है, और कैसे पता चलता है? ये जो ब्रैकेट्स हैं इनसे पता चलता है कि ये मेथड है। अगर ये कुछ ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं होते ना तो मैं इसको प्रॉपर्टी मानती। और इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो कंसोल ऑब्जेक्ट में डॉट लॉग मेथड यूज कर रहे हैं, लॉग नाम का, और उसमें मैं क्या वैल्यू पास कर रही हूँ? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्योंकि मैंने डबल कोट्स में दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग वगैरह के बारे में भी हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। और सेमीकोलन लगते ही इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट एंड हो रही है, जावास्क्रिप्ट की ये स्टेटमेंट एंड हो रही है।
और ये क्या करेगा, ये स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिख कर आ जाएगा। इसका बस इतना ही काम है। एक चीज यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट का वर्जन है 1.5 और उसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। कंपैटिबल मतलब साथ में ये दोनों काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंपैटिबल है ये ECMA 262 एडिशन 3 के साथ। बस ये वन लाइनर में अगर आया, वैसे बहुत कम चांस है, बट स्टिल हमें सिर्फ लेटेस्ट ही याद करना है। तो जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा, 1.5, और फुल्ली कंपैटिबल वो किसके साथ है, ECMA 262 एडिशन 3। ECMA के बारे में हमने ऊपर देखा था कि ये कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एसोसिएशन थी, वो हमने ऊपर पढ़ा था। फिर उसके बाद है वाई जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट, ये जो टाइटल दिया हुआ है ना इन्होंने, ये इस तरीके से है कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या फीचर है या जावास्क्रिप्ट में ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस ऐसा या क्या क्रक्स है उसमें कि जिसकी वजह से आप जावास्क्रिप्ट यूज करो। या अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि जावास्क्रिप्ट को कब यूज करना फायदेमंद है, तो ये उसका आंसर है कि जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट्स को ज्यादा डायनामिक बनाता है। स्टैटिक मतलब चीजें फिक्स्ड है, डायनामिक मतलब चीजें चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही हैं तो वो ज्यादा इंटरेक्टिव होंगी। तो बस यही, इसी मेन चीज यही है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फिर HTML, सिर्फ अगर आप HTML लिखते हो, HTML में कोड लिखते हो, तो पेजेस कैसे होंगे, स्टैटिक पेजेस होंगे। अगर आपने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दी तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज्यादा डायनामिक हो जाएगी, वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगी। और स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहे। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये भी हमने अभी बात करी थी। वेब ब्राउजर कहाँ होता है, क्लाइंट की साइड पे होता है। क्लाइंट की साइड पे ही HTML यूज हो रहा है, वहां पे ही जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, तो ये कैसी लैंग्वेज है, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। या फिर अगर हम देखें तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज हमने पढ़ी। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हमने इसके बारे में टर्म यूज करी थी थोड़ी देर पहले। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसका मतलब जितने भी एक्शन होंगे वो सारे क्लाइंट साइड पे ही होंगे। कि जैसे हम देख रहे थे कि अगर मैंने फॉर्म में कुछ भी एंटर किया और उसमें कुछ मुझे पता चला, मोबाइल नंबर में गलती से मैंने 9 डिजिट्स दे दी, जबकि इंडिया में कितने डिजिट्स का होता है, 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है। तो वो चीजें चेक होना सब कुछ कहाँ हो जाएगा, क्लाइंट की साइड पे। और क्लाइंट की साइड पे ही सब कुछ हो गया, सर्वर के पास जाना नहीं पड़ रहा। तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट क्या करती है, स्पीड देती है पूरी प्रोसेस को। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, और अभी जितना भी हम आगे करेंगे पहले थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ भी प्रैक्टिकल आगे वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जावास्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं। तो अभी हमने देखा था एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे नोटपैड। .txt एक्सटेंशन होगी उस फाइल की, उसमें हम जावास्क्रिप्ट का अपना कोड लिखते हैं HTML के साथ। दो तरीके हैं बेटा अपने जावास्क्रिप्ट को लिखने के। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एम्बेडेड स्क्रिप्ट। एम्बेड होना मतलब सेट हो जाना अपनी सराउंडिंग में, इंग्लिश का वर्ड है प्रॉपर, वो आप देख सकते हो गूगल करके भी। तो एम्बेडेड स्क्रिप्ट एक चीज होती है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। एम्बेडेड स्क्रिप्ट में जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप HTML वाली फाइल में ही अंदर लिख देते हो। आप इस तरीके से लिखोगे कि स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और फिर उसके बाद आपने वहां पे जो भी लाइनें लिखनी है, कमेंट्स लिखनी है, वो आपने लिख दी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर अंदर आपने हेलो वर्ल्ड दिया है। और ये जो आई वाले हमारे टैग्स होते हैं, ओपन क्लोज किया है हमने, ये क्या करते हैं, ये इटैलिक बनाते हैं। तो हेलो वर्ल्ड जब लिखा आएगा स्क्रीन पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, और राइट क्या है, उसका मेथड है, जैसे कंसोल डॉट लॉग अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और दूसरा तरीका क्या है, वो है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स वाला। इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .js। एक फाइल बनाएंगे .js, उसकी एक्सटेंशन रखेंगे, और उस फाइल को हम एक्सेस करते हैं अपनी HTML फाइल में। और कैसे एक्सेस करते हैं, उसको इंपोर्ट करना भी बोलते हैं। उसके लिए मुझे उसका सोर्स पाथ देना होता है। तो यहाँ क्या किया, HTML की फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद SRC, SRC मतलब सोर्स,
इक्वल्स टू सिंपल मेथड्स डॉट जेएस। डॉट जेएस एक्सटेंशन किसकी है बेटा? ये भी वन लाइनर क्वेश्चन था और एक नंबर में ही पूछा गया था कि क्या एक्सटेंशन होती है एक जावास्क्रिप्ट फाइल की। तो इसका आंसर क्या है? डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैं पूरा उसका सोर्स दे देती हूँ और इस तरीके से मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगी। जो ये फाइल है, एक्सटर्नल फाइल एक जावास्क्रिप्ट की, इंपोर्ट करना कह लो, एक्सेस करना कह लो मेरी मेन फाइल में। मेन फाइल में क्या लिखा है मैंने? HTML का कोड लिखा है। तो दो तरीके से करते हैं, एक हो गया एम्बेडेड स्क्रिप्ट और दूसरी क्या है हमने देखी यहाँ पे? एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। और ये जो है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं वो कहाँ कर दिया हमने? हेड में किया है। हेड टैग होता है HTML में, उसके अंदर हमने इस तरीके से स्क्रिप्ट वगैरह लिख के पूरा वहां पे इसको इंपोर्ट किया है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को। एक चीज बस जो पहचानने के लिए ध्यान रखना बेटा, कि जैसे हमने देखा था ये आई जो लिखा हुआ है ये, राइट? तो ये जो लिखा हुआ है ये इटैलिक करता है, मतलब हल्का सा तिरछा कर देगा हेलो वर्ल्ड जब भी फाइनली प्रिंट होगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स भी हैं। डबल कोट्स में जब भी कुछ चीज लिखते हो या डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। चाहे उसके अंदर आप 1 2 3 लिखो, चाहे हेलो वर्ल्ड लिखो, वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करना बेटा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें डबल कोट्स भी आ रहे हैं पैरेंथेसिस से जस्ट पहले और बाद में। और जो जब आप इसमें देख रहे हो अलाइन इक्वल्स टू राइट, राइट जो है वो सिंगल कोट्स में है। तो इसमें करते क्या है हम, कि जो मेरा मेन पार्ट है, अगर मेरा जो राइट वाला पार्ट है, राइट मैंने वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है? एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है। एट्रीब्यूट क्या है? अलाइन, अलाइन एट्रीब्यूट है। तो एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जब मैं बताती हूँ तो उसको सिंगल कोट्स में लिखती हूँ। और जो पूरा मेरा पैरेंथेसिस के अंदर है, पैरेंथेसिस मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं राइट के बाद वाले, इनके अंदर कुछ भी लिखती हूँ तो वो किस में लिखूंगी? डबल कोट्स में। और एक रीजन और भी होता है, ये रूल क्यों आया? क्योंकि अगर मान लो आपने राइट में ये आर लिखा हुआ है, आर से जस्ट पहले डबल कोट्स लगा दी होती, तो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर क्या सोचता कि अरे डबल कोट शुरू हुई थी और आर से पहले खत्म हो गई, लेकिन पर उसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता, तो वो यहाँ पे एरर दे देता। इस वजह से हमने एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है अलाइन इक्वल्स टू राइट, अलाइन क्या है? एट्रीब्यूट, और राइट क्या है? उस एट्रीब्यूट की वैल्यू, उसमें लिया हमने सिंगल कोट्स, और अदरवाइज हमने कैसे लिए हैं? डबल कोट्स। और ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज अब यहाँ पे है, इसको भी हम बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल में, कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को सेव और रन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलोगे, जैसे कि नोटपैड खोल लिया, उसमें पूरा प्रोग्राम लिख दिया। अब आपसे इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ये है यहाँ पे, एक नंबर का 1 मार्क क्वेश्चन, कि कौन सी एक्सटेंशन से सेव किया जाता है आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, जब मैं एम्बेडेड और एक्सटर्नल फाइल की बात कर रही थी, वहां पे जब स्क्रिप्टिंग में है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल एक्सटेंशन है डॉट जेएस। लेकिन जब मैं इसे HTML में लिख रही हूँ, सब कुछ अपना सेव कर रही हूँ, तो कौन सी एक्सटेंशन है? डॉट HTML। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद डॉट HTML फाइल के एक्सटेंशन के साथ मैंने इसको सेव किया। फिर कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करूंगी और उसमें ओपन फाइल, जो कि आप किसी भी उसमें मेन्यू में देखते हो आता है, फाइल मेन्यू में ओपन में जाएंगे और ओपन में ब्राउज करके अपनी फाइल को ओपन कर देंगे, तो वो ब्राउजर में आपको उसका आउटपुट दिखाएगा, कोड नहीं दिखाएगा। कोड देखना है तो नोटपैड फाइल खोलना, सेव किससे करना है? डॉट HTML फाइल से। लेकिन अगर उसका रिजल्ट देखना है तो वेब ब्राउजर में उस फाइल को ओपन करना। अब है हमारे पास प्रोग्रामिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसमें सिर्फ एक टर्म लिखी हुई है जिसको हम बाद में देखेंगे, कि जावास्क्रिप्ट के जो टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट के टाइप्स हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें टाइप्स? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन और ऑब्जेक्ट्स, ये इसमें हमारे पास डेटा टाइप हो सकते हैं। फिर एक टर्म इन्होंने यूज करी है, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल,
बेटा कोई भी वेरिएबल होता है तो उसको अगर आप किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शंस बनाना भी हम देखेंगे, अगर किसी फंक्शन के अंदर रखते हो तो वो लोकल है, वो फंक्शन के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर है। लेकिन अगर आपने सबसे पहले ही शुरू में फंक्शन के भी बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो ग्लोबल हो जाता है, उसको आप हर एक फंक्शन में यूज कर सकते हो। इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से बाद में डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही है कि लोकल होता है, ग्लोबल होता है वेरिएबल्स। तो लोकल वो जो फंक्शन के अंदर है उसको कोई और फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा प्रोग्राम में, और ग्लोबल अगर कोई वेरिएबल है तो इसका मतलब उसको मैंने फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करा var x करके, और उसको मैं किसी भी फंक्शन में यूज कर सकती हूँ। फिर उसके बाद अब ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास है मेनली ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में आपके पास एक तो ऑपरेटर तो होता ही है, उसके अलावा जिस चीजों पे आप, जिन वैल्यूज पे, जिन वेरिएबल्स पे ऑपरेट करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। यहाँ पे ये वर्ड है। तो पहला हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेटा आप ये देख रहे होगे यहाँ पे, ये सारे कैसे हैं? मैथ्स वाले हैं, मोस्टली मैथ्स वाले हैं। प्लस मतलब एडिशन, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन, स्टार लगा दिया, एस्ट्रिक बोलते हैं स्टार को वैसे हम, एस्ट्रिक लगाया तो मल्टीप्लिकेशन, स्लैश लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश है, दो फॉरवर्ड स्लैश आ जाए तो क्या होता है? कमेंट होता है, लाइन के शुरू में होना चाहिए लेकिन वो बीच में नहीं। तो अगर फॉरवर्ड स्लैश है तो हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, अगर परसेंट का साइन है तो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर बताता है आफ्टर डिवीजन। फिर है प्लस प्लस, अगर आपने दो बार प्लस का साइन लिख दिया तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब अगर उसकी वैल्यू अभी 2 है तो वो क्या हो जाए? 3, अगर 5 है तो 6, मतलब +1 कर दो। फिर है माइनस माइनस, वो क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि अगर अभी वैल्यू है 7 तो क्या हो जाएगी? 6 कि -1 कर दो उसमें। तो ये क्या होते हैं? ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल से हमें समझाने की कोशिश करी है इसमें कि A में वैल्यू है 10, B में वैल्यू है 20, तो अब हर एक का क्या रिजल्ट आएगा वो ये देख रहे हैं। तो A की वैल्यू कितनी है? 10 और B की है 20, तो दोनों को ऐड करके कितना आया? 30। फिर उसके बाद A की 10 है, B की है 20, तो 10 माइनस 20 कितना हुआ? माइनस का 10। और फिर 10 इंटू 20 कितना होता है? 200, वो भी ठीक है। फिर इन्होंने दिया B डिवाइडेड बाय A, इसका मतलब क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आंसर आया? 2, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद है परसेंट वाला। परसेंट वाला कौन सा होता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर बताता है आफ्टर डिवीजन। तो 20 मॉड्यूलस 10, तो इसमें रिमाइंडर कितना है? 20 को 10 से डिवाइड करा तो पूरा डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये आपको रिमाइंडर दे रहा है, और 20 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है? 0। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या थी? 10, अगर मैंने a प्लस प्लस किया तो मतलब 10 का क्या कर दो? 11, +1 कर दो। अगर मैंने a माइनस माइनस किया होता तो ओरिजिनली क्या वैल्यू थी बेटा? 10, और 10 से क्या हो जाएगा? 9, 10 माइनस 1 9। तो ये कौन से थे हमारे ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कंपेयर कर रहे होंगे, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं काफी जगह, कि ये कंपेयर करके उनका रिलेशन बता रहे हैं। तो मोर और लेस ये सेम है, इनफैक्ट हर जगह सेम ही होते हैं, बहुत रेयर चांस है कि किसी भी बुक में ये आपको अलग अलग मिले। और अभी भी हमने क्या देखा कि A में वैल्यू कितनी है? 10, वही जो अभी ऊपर थी पिछले एग्जाम्पल्स में, और B में वैल्यू क्या है? 20। तो पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू का साइन है। डबल इक्वल्स टू का साइन है जिसको हम बोलते हैं कि इक्वालिटी चेक के लिए है ये इक्वल टू ऑपरेटर।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं। अब एक चीज देखो बेटा, a में वैल्यू है 10, b में है 20, तो क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो ये क्या देगा? ये फॉल्स देगा। a इक्वल्स टू b, ये क्या रिटर्न कर रहा है? नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू का क्या मतलब होता है? फॉल्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है इन्होंने, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अब ये डबल इक्वल टू वाला जो साइन हमने देखा था ना, इक्वल टू ऑपरेटर, उसका ऑपोजिट करके देगा। तो a नॉट इक्वल टू b, ऑब्वियसली ये तो सही बात है। तो a नॉट इक्वल टू b क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी? 10, b की कितनी थी? 20, दोनों बराबर नहीं है। तो a नॉट इक्वल टू b, इट विल रिटर्न ट्रू। फिर नेक्स्ट आपके पास है ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन में वैसे तो आई एम होपिंग कि आपको डिफरेंस क्लियर होगा, अदरवाइज मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। ग्रेटर देन का जो साइन है, तो पहले वाले की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा मेरा, जो फर्स्ट वैल्यू है वो बड़ी होगी। ग्रेटर देन उसी हिसाब से हम बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे यही है कि अगर ग्रेटर देन है, पहली वैल्यू बड़ी है, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और जो ये लेस देन है इसके नीचे साइन, ये इसका ऑपोजिट रहेगा। तो ग्रेटर देन लेस देन, तो a इज ग्रेटर देन b। अब a की वैल्यू क्या थी? 10। क्या 10 b से बड़ा है? क्या 10 20 से बड़ा होता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज होती हैं। बुलियन वैल्यूज में सिर्फ ये फिक्स है, दो ही वैल्यू आती हैं। और कौन सी? ट्रू, TRUE ट्रू, और FALSE फॉल्स। कोई स्पेलिंग का चेंज नहीं, कुछ नहीं, कोई डबल कोट्स में नहीं आता ये। फिर दूसरा क्या है? लेस देन ऑपरेटर। a इज लेस देन b, तो हाँ 10 इज लेस देन 20, ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू में आप जैसे मैथ्स में करते थे ना, ये उस तरीके का सिंबल नहीं है। ग्रेटर देन का भी लगाओगे और इक्वल टू का भी लगाओगे। तो कोडिंग में हमेशा ऐसे ही होता है, आप कोई सी भी लैंग्वेज देख लेना। और इन ऑपरेटर्स पे, चाहे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, चाहे ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर्स पे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इवन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर को, एक्सटर्नर को ये बड़े अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप इन सब चीजों को अच्छे से समझना, कब ट्रू रिटर्न हो रहा है और कब फॉल्स। नॉट ट्रू का क्या मतलब होता है? फॉल्स। तो अब ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें क्या होगा? वही चीज हम चेक करेंगे कि क्या 10 बड़ा या बराबर है 20 के? ऑब्वियसली नॉट ट्रू। ठीक है, तो फॉल्स हो गया इसका आंसर। फिर है कि लेस देन और इक्वल टू, कि या तो छोटा हो या फिर बराबर हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ऑब्वियसली दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना। तो a की वैल्यू क्या है? 10, और b की क्या है? 20। तो 10 20 से छोटा या बराबर है? हाँ छोटा है, लेस देन तो है, तो बस हमें उतना ही काफी है। ऑब्वियसली वो फिर इक्वल तो हो नहीं सकता। तो क्या आएगा आंसर? ट्रू। तो आपको बस ऑपरेंड्स को कंपेयर करना होता है। इसमें एक चीज और याद रखना हमेशा, कोडिंग की सेंस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो खास तौर पे, कि कहीं पे भी जीरो दिख रहा है, इसका मतलब वो बुलियन में क्या होता है? फॉल्स। कहीं पे भी नॉन जीरो वैल्यू है, एंड मोस्टली केसेस में क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, 1 2 3 कुछ भी, इंटीजर्स ले रहे होते हैं। तो नॉन जीरो है तो हम उसको क्या मानते हैं? ट्रू। जीरो मीन्स फॉल्स, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। वही फिलिप्स के फॉर्म्स में आ जाते हैं। इन ऑपरेटर्स में से कुछ भी पूछ लेंगे। और इनफैक्ट आगे जो हम पढ़ेंगे ना, एक बिटवाइज ऑपरेटर, उसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, 1 मार्क क्वेश्चन था बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर फिलिप्स के फॉर्म में। और एक कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो हमारे खत्म हो गए, कंपैरिजन करना भी खत्म हो गया, अब लॉजिक्स पे बात आ गई है। तो a में वैल्यू है 10, b में है 20। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। इन एंड और नॉट,
इन तीनों के आगे क्या वर्ड यूज करा, लॉजिकल। इनके सिंबल भी आपको पहचानने को पूछे जाते हैं कि आप इसका सिंबल बता दो, तो वो एमसीक्यू में दे सकते हैं और वैसे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एंड मतलब डबल एम्परसेंड का साइन लगाओगे। और के लिए क्या है, ये जो आपको डंडे दिख रहे हैं ना, इनको हम पाइप कैरेक्टर बोलते हैं। तो 2 पाइप कैरेक्टर आएंगे, ये 1 से थोड़े से बड़े रहते हैं। और थर्ड जो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है, ये क्या है, ये नॉट का साइन होता है। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड क्या करता है, एंड मतलब ये भी और ये भी, कि अगर सब कुछ ट्रू है तो मैं ट्रू कह दूंगा टोटल कंडीशन को, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी फॉल्स दिखा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। फिर लॉजिकल और क्या कहता है कि अगर ऑपरेंड्स जितने भी हैं उसमें आपको एक, अगर एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और लॉजिकल नॉट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकल नॉट कहता है कि भाई मुझे ट्रू दोगे तो मैं फॉल्स दे दूंगा, अगर फॉल्स दोगे तो ट्रू दूंगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स करना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो रिवर्स कर रहा है ऑपरेंड की लॉजिकल स्टेट को। ये थर्ड वाले को अभी हम लास्ट में देख रहे हैं। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। और यहाँ पे वही चीज इन्होंने बोली, नॉन जीरो बोल रहे हैं, नॉन जीरो मतलब ट्रू की हम बात कर रहे होते हैं। तो ए में क्या है 10 और बी में क्या है 20। तो एंड बी मतलब 10 एंड 20, ये क्या हुआ, ट्रू। क्यों, क्योंकि 10 क्या है, नॉन जीरो, 20 क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। फिर सेकंड केस है लॉजिकल और का, उसमें भी क्या है, नॉन जीरो है तो ट्रू, बी की वैल्यू नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है तो भी ट्रू। तो ट्रू और ट्रू क्या देगा, ट्रू, क्योंकि हमें तो और के केस में सिर्फ एटलीस्ट एक ट्रू चाहिए था। एंड थोड़ा पर्टिकुलर है, लॉजिकल एंड कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो ना दोनों ही आप ट्रू होने चाहिए तभी मैं रिजल्ट ट्रू दूंगा। एंड देन लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में इन्होंने क्या किया है, जैसे बोर्ड मास में आप करते हो ना, मैथ्स में करते होगे 10 तक या उसके बाद भी, तो बोर्ड मास क्या करवाता है कि पहले ब्रैकेट्स के अंदर का सॉल्व करो। तो ये जो थर्ड केस है इसमें हम पहले क्या करेंगे, ए एंड बी, ए लॉजिकल एंड बी। तो इसका रिजल्ट क्या आया था ऊपर अभी फर्स्ट कॉलम में, वो था ट्रू। अब ट्रू का ये निगेट करने को कह रहे हैं, रिवर्स करने को कह रहे हैं लॉजिकल नॉट से। तो ट्रू का रिवर्स क्या होगा, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया, उससे मेरे पास ट्रू या फॉल्स कुछ आया, जीरो या नॉन जीरो कुछ आएगा, और फिर मुझे उसको बस रिवर्स करना है, वो मेरा फाइनल आंसर होगा लॉजिकल नॉट के केस में। फिर अब हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर्स। सबसे पहले इसमें इन्होंने बोला बिट वाइज ऑपरेटर। बिट क्या होता है, बिट की फुल फॉर्म होती है बेटा कंप्यूटर साइंस में बाइनरी डिजिट। बाइनरी मतलब 2। अगर आपने को याद हो तो 10th क्लास में ना अमीबा का बाइनरी फिजन रहता है, तो वहां क्या है, बाइनरी मींस 2। तो बाइनरी डिजिट मतलब ऐसी डिजिट जिसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या 1। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर चलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे। तो वो क्या होता है, आप स्विच को या तो ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो, 2 ही पॉसिबल स्टेट है। तो बाइनरी डिजिट जो होती है, बिट जो होती है, वो भी क्या हो सकती है, या तो ऑन या ऑफ। ऑन मतलब ट्रू की केस में अगर मैं बात करूं तो मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब 1। और अगर मैं बात करूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो अगर मैं देखूं जीरो, जीरो का मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब ऑफ, ये लाइट ऑफ है, इस तरीके से। तो 0 एंड 1 यही 2 वैल्यूज होती हैं किसकी, बिट की। बिट मतलब बाइनरी डिजिट की। अब बिट्स पे काम करना है, उसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी नंबर हो, उसको मैं पहले बिट्स में कन्वर्ट करूंगी। इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन का प्रोसेस आ जाता है इस वाले पर्टिकुलर इन ऑपरेटर्स में। उनको पहले बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद कुछ भी ऑपरेशन लगेगा, ये एंड और नॉट तो एक्सॉर जो भी है, ठीक है। और अब इसमें सबसे पहले एक चीज देखते हैं, इन्होंने बोला ए में वैल्यू क्या है 2 और बी में क्या है 3।
तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि टू टू को बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 10 10 लिखते हैं। और वो लिखते कैसे हैं वो भी देख लो एक बार। हमने क्या करा, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बिट्स की बात हो रही है, तो बेस क्या रहेगा 2 और पावर चलेगी उसकी राइट साइड से 0 1। तो मैंने क्या करा, 2 की पावर 0 लिखा, 2 की पावर 1 लिखा। 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो क्या होता है 1। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2। सिंपल मैथ्स है। अब एक बात बताओ आप कि अगर मुझे इसमें 2 लाना है तो मुझे कौन कौन से डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो सेकंड वाली जो 2 की पावर 1 है, और तो कोई डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 1 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, और 2 की पावर 0 के नीचे मैंने क्या लिखा 0। मतलब मुझे ये सिग्नल नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दो, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी काउंटिंग वाला 1 नहीं चाहिए, मुझे काउंटिंग वाला 2 चाहिए। तो तो अब जो मेरे पास डेसिमल में a की वैल्यू थी 2, उसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो उसको क्या लिखूंगी 1 0। फिर ऐसे ही सिमिलरली 3 के लिए मुझे कौन कौन से सिग्नल्स को हाई करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे 2 की पावर 1 वाला 2 भी चाहिए और 2 की पावर 0 वाला 1 भी चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो जब मैं 3 को 3 केस में है डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि आप मैथ्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें हम डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक लेते हैं 0 से 9 तक, उसके उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। तो अब जो 3 है, 3 को मैं जब बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 1 1। और एक चीज मैंने देखी कि 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। अब जो भी ऑपरेशंस मुझे इस पे करने हैं, एंड और कुछ भी, वो कैसे करने हैं बिट वाइज। इसका मतलब मैं ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इसके हिसाब से करूंगी। अब सबसे पहले इन्होंने बोला एंड, बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड के केस में हम क्या कर रहे हैं कि बुलियन एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं हर बिट पर। इन्होंने क्लियरली बोला हर बिट पर। इसका मतलब जो भी वैल्यू है पहले उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। ए की वैल्यू 2 थी, उसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में तो 1 0 आया। 3 को कन्वर्ट किया तो 1 1 आया। अब मैं इनकी बिट्स पर, ये जो 0 और 1 बिट्स हैं, इन पे एंड और इन पे और लगाऊंगी इंडिविजुअली। तो यहाँ पे ए एंड बी करा, तो ए एंड बी में आप देखोगे कि 0 और 1 राइट साइड पे, राइट साइड पे जो 2 का 0 है और 3 में 1 है, इन दोनों को अगर आप एंड लगाओ तो क्या आएगा, इन पे एंड लगाने पे आएगा 0, क्योंकि एंड कहता है मुझे दोनों 1 चाहिए थे, मुझे दोनों ट्रू चाहिए थे। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे जो सेकंड कॉलम है उसमें 1 और 1 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ट्रू और ट्रू एंड के केस में क्या होता है, रिजल्ट भी ट्रू देता है। तो मेरे पास आंसर ये आएगा 1 0 1 0। तो 1 0 को हम क्या बोलते हैं 2। तो इसका आंसर क्या हुआ 2। अगर बेटा आपने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़े से इसमें इश्यूज आ सकते हैं। मैं एक काम करूंगी, मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी पर्टिकुलरली सिर्फ नंबर सिस्टम को लेके। क्योंकि जब कंप्यूटर साइंस में पाइथन या किसी भी और भी लैंग्वेज में आप काम करते हो तो वहां पे कैसा है, ये अलग से एक चैप्टर है सिर्फ ये नंबर सिस्टम का, कि ये जो मैंने कन्वर्जन आपको दिखाई है ना, सिर्फ इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो मैं वो उसको आपको अलग एक वीडियो में शेयर कर दूंगी इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद। तो तब तक आप बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखना कि एंड अगर सिंगल है एम्परसेंड तो मतलब बिटवाइज एंड है, कि हर बिट पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर ऐसे ही बिटवाइज और है कि मतलब हर बिट पे और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर बिटवाइज एक्सऑर हो गया। एक्सऑर को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। इस केस में क्या है, और वैसे और लॉजिकल और क्या कर रहा था कि कोई भी एटलीस्ट एक भी ट्रू हुआ तो मैं रिजल्ट क्या दूंगा ट्रू। लेकिन एक्सक्लूसिव और कहता है या तो दोनों ट्रू हो, या फिर दोनों जो है दैट ईदर ऑपरेंड 1 इज ट्रू और ऑपरेंड 2 इज ट्रू, कि दोनों के दोनों ट्रू एक टाइम पे नहीं होने चाहिए। दोनों के दोनों अगर एक ही टाइम पे ट्रू हुए तो मैं फॉल्स दे दूंगा।
ये थोड़ा सा अलग है एक्सक्लूसिव और। फिर ऐसे सिमिलरली बिटवाइज नॉट आता है। नॉट जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब जिसको एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। बाइनरी ऑपरेटर वो जिनको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। और इसी तरीके से एक टर्नरी भी होता है जिसमें तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। उसको भी हम देखेंगे आगे आने वाले पेजेस में। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब बिटवाइज नॉट क्या कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए और मैं उसी की सारी बिट्स को रिवर्स करके रिजल्ट दे दूंगा। फिर उसके बाद ये जो मेरे पास है, आपको ये लेस देन के साइन दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट। और जो सेकंड है ग्रेटर देन के साइन, वो क्या है, बिटवाइज शिफ्ट राइट। आप इसमें कैसे याद रखोगे लेफ्ट और राइट, जो इनके पॉइंटेड साइड है, वो पॉइंटेड साइड किस साइड पे, मतलब पॉइंटेड साइड किस पे है, पॉइंटेड एंड लेफ्ट साइड पे पहले वाले का। और नीचे जो है बिटवाइज शिफ्ट राइट, उसका जो वो पॉइंटेड एंड है वो किधर है, राइट की तरफ। तो मैंने क्या बोला उसको, बिटवाइज शिफ्ट राइट। इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये दूसरे जो लैंग्वेजेस होती है उसमें अलग से चैप्टर्स हैं ये पूरे। फिर तीसरा क्या है, तीन आपको ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तीन एंगुलर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, बिटवाइज शिफ्ट राइट विद जीरो ऑपरेटर। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे तभी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब कुछ असाइन कर रहे होंगे, जैसे हमने देखा था वैर एक्स इक्वल्स टू समथिंग या वैर वाई इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन। तो वो मैंने असाइन करी थी कुछ वैल्यू, y में 2 कर दी, x में 1 कर दी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम यही है कि ये कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। सबसे पहले है सिंपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट क्या करेगा, राइट साइड से वैल्यूज लेफ्ट साइड में कुछ भी असाइन करेगा। c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी की जो भी वैल्यू है 10 और 20 थी, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30। तो c में क्या वैल्यू चली गई, 30। तो ये था सिंपल असाइनमेंट। फिर नेक्स्ट आता है एडिशन एंड असाइनमेंट, कि c प्लस इक्वल्स टू a। यहाँ पे इसको हम फिर खोल के लिखते हैं c इक्वल्स टू c प्लस a, कि c प्लस इक्वल्स टू a कहता है कि c की वैल्यू पहले ऐड करो a में और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो c में असाइन कर दो। तो c की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो जाएगी बाद में, इनिशियली कुछ है बाद में चेंज हो जाएगी। तो ये था एडिशन एंड असाइनमेंट। फिर आता है सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट। ये कहता है कि c माइनस इक्वल्स टू a, और उसको क्या वो खोल के लिख रहे हैं, c इक्वल्स टू c माइनस a, कि c की जो वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो a को, अब जो रिजल्ट आ रहा है वो असाइन किस में कर दो, c में। तो यहाँ फिर से क्या हो रहा है, c की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये क्या था, ये सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट था। सिमिलरली आता है मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट, कि c इक्वल्स टू c इंटू a। और फिर है c डिविजन एंड असाइनमेंट, कि c को पहले डिवाइड करो a से और फिर वैल्यू कहाँ जाएगी, c में। एंड नेक्स्ट इज c मॉड्यूलस इक्वल्स टू a। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने देखा था बेटा, रिमाइंडर बताता है ये डिवीजन के बाद का। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि c मॉड्यूलस a, अब जो c को डिवाइड करके a से जो भी रिमाइंडर आए वो कहाँ जाएगा, वो रिमाइंडर c में जाएगा। तो ये था हमारे पास मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। और फिर हमारे पास इसमें कैटेगरी एक आती है मिसलेनियस ऑपरेटर। आज के लिए ये लास्ट रहेगा हमारा। इसमें है कंडीशनल ऑपरेटर। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि यूनरी ऑपरेटर होता है जिसमें एक ऑपरेंड लगता है, जैसे कि वो था बिटवाइज नॉट, कि बिट्स को ही वो रिवर्स कर देगा। फिर हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसमें दो ऑपरेंड चाहिए, जैसे ए एंड बी, लॉजिकल एंड की बात कर रहे हैं तो वो बाइनरी ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि उसे दो ऑपरेंड चाहिए। ऑपरेंड वो जिन वैल्यूज पे काम किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे तीन ऑपरेंड्स लगते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या है कि पहले हम एक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स, और फिर उसके बेसिस पे उसका जो रिजल्ट आएगा ना, उस पर डिपेंड करता है कि हम दो गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे। अगर देखा जाए काइंड ऑफ इफ एल्स है, उसी के जैसा है, इफ एल्स भी आगे हम करेंगे।
तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है हमने कि where a equals to, पैरेंथेसिस में है कंडीशन 4 ग्रेटर देन 9, फिर क्वेश्चन मार्क, पहली चॉइस क्या है 4 और दूसरी चॉइस क्या है कोलन के बाद 9, ये जो दो डॉट्स होते हैं 9 से पहले इसको कोलन कहते हैं, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन से तो सारी स्टेटमेंट हमें एंड करनी ही करनी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि 4 ग्रेटर देन 9, ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड है, कि ये एक तरीके से चेक करने को कह रहा है कि क्या 4 9 से बड़ा है, नहीं है। तो क्या करो, ए में, ए वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी 9, कोलन के बाद वाली सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड मेरे पास ऑप्शन है। अगर मान लो 9 ग्रेटर देन 4 होता तो वो तो ट्रू हो जाती कंडीशन, तो क्या होता, क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज है हम उसको असाइन करते ए में, तब क्या जाता ए में 4 चला जाता, बट अभी क्या जाएगा ए में, अभी 9 जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स और इसी वजह से कोलन के बाद वाली चीज परफॉर्म होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है 4 ग्रेटर देन 9 वाली कंडीशन ट्रू होती, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहली स्टेटमेंट है हम वो परफॉर्म करते। तो ये हमारा क्या था, कंडीशनल ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। चलो टिल देन टेक केयर। और बेटा एक और चीज लास्ट में, कि एक मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है जहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, समरी तरीके के नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम इसको जितने भी आगे पार्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है हमारे सिलेबस में, 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स बहुत होते हैं आउट ऑफ 60। इनफैक्ट ये तो पासिंग मार्क्स है अगर देखे जाए तो इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर बेटा।